ठीक है। तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर पीडिया के क्वेश्चन सेशन हमारा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? पीडिया का हमारा क्वेश्चन सेशन जो है वो चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो आगे के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और 50 क्वेश्चन में से न जाने कितने क्वेश्चनों को हम डील कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आगे हम डील करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बेबी कैन एबल टू स्टैंड ऑन वन लेग एट व्हाट एज ग्रुप। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास के अंदर कि एक जो बच्चा है, किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बेबी, एक बच्चा है, कैन एबल टू स्टैंड, खड़ा हो सकता है, वन लेग, एक पैर पर बच्चा जो है वो कब खड़ा होने लग जाता है। देखो सब क्वेश्चन में माइलस्टोन से कितना क्वेश्चन किए हैं, सब माइलस्टोन से क्वेश्चन है। एक जो बच्चा है वो कब खड़ा हो जाता है, तो एक चीज याद रखना, 3 साल पर, कितने साल पर? 3 साल पर एक बच्चा जो है वो एक पैर पर क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो आंसर जाएगा वो कौन सा आंसर जाएगा? बी वाला जो है वो हमारा आंसर जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 ईयर की बात करें तो 2 ईयर पर क्या हो जाता है? डे ट्रेनिंग जो है बच्चे की, क्या है? डे जो ट्रेनिंग है, टॉयलेट ट्रेनिंग है, वो डे की क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। 5 मंथ पर जो बेबी है वो क्या करने लग जाता है? थोड़ा बहुत चलने और रन करने लग जाता है। 15 मंथ पर बेबी जो है वो थोड़ा रन करने और चलने लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा, 12 मंथ पर, 1 ईयर पर बच्चा क्या करने लग जाता है? बगैर सपोर्ट के क्या हो जाता है? विथ आउट सपोर्ट, बगैर किसी सपोर्ट के क्या हो जाता है? स्टैंडिंग हो जाता है। बगैर सपोर्ट के बच्चा जो है वो 12 महीने पर क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। 15 महीने पर बच्चा क्या है? रन करने लग जाता है, ठीक है। और 2 साल पर बच्चे की डे ट्रेनिंग जो है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और 3 साल पर बच्चा जो है वो क्या करने लग जाता है? 1 लेग पर क्या है? वो खड़ा होने लग जाता है। आगे बात समझ में। और बात करें तो 3 साल पर और क्या होता है? तो 3 साल पर बेबी जो है वो स्टेयर से उतरने लग जाता है नीचे, ठीक है ना, सीढ़ियों से नीचे उतरने भी लग जाता है 3 साल पर। और 3 साल पर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग भी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो इतने सारे माइलस्टोन के क्वेश्चन है जो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। आगे समझ में, सब आपके लिखे हुए होने चाहिए। मैं चेक करूंगा एक एक का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए नर्सिंग ऑफिसर क्लैंपिंग अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द नर्सिंग ऑफिसर नाउ दैट द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्लैंप फ्रॉम द अम्बिलिकस इज, ठीक है ना। क्या पूछा गया है कि एक नर्सिंग ऑफिसर है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहे हैं कि आपके आगामी आने वाली एग्जाम में आपको फायदा हो, ठीक है ना। तो ए नर्सिंग ऑफिसर क्या पूछा है? उसके क्लैंपिंग के कॉर्ड क्लैंपिंग के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको क्लैंप करने के बारे में, ठीक है ना। नर्सिंग ऑफिसर नाउ दैट द डिस्टेंस फर्स्ट क्लैंप द अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे की नाभि को काटा जाता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या बोलते हैं? नाभि को ही बोलते हैं। उसको जो काटा जाता है, काटने का तरीका क्या है, क्लैंप करने का तरीका क्या है, वही पूछा है, ठीक है ना। तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। ये बेबी है और ये क्या है? अम्बिलिकस, बच्चे की क्या है? ये अम्बिलिकस है। इस अम्बिलिकस से अम्बिलिकल कॉर्ड क्या रहती है? कनेक्ट रहती है, ठीक है ना। इसको काटने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले हम क्लैंप करते हैं, वो करते हैं 2.5 सेंटीमीटर पर। कितने पर क्लैंप करते हैं? 2.5 सेंटीमीटर पर क्या करना, हमें क्लैंप करना है। उसके बाद सेकंड क्लैंप जो है वो कितने पर करना होता है? हमें 5 सेंटीमीटर पर। कितने पर क्लैंप करना होता है? 5 सेंटीमीटर पर उसको क्लैंप करना। फर्स्ट क्लैंप कितने पर करना है? 2.5 सेंटीमीटर पर। सेकंड क्लैंप कितने पर करना है? 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में से क्या कर देना है? उसको कट कर देना है। इन दोनों के बीच में क्या कर देते हैं? उसको कट कर देते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, कट कौन सी सीजर से किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी से? कोचर फोर्सेप्स। किससे किया जाता है? कोचर फोर्सेप्स। किससे किया जाता है? कोचर फोर्सेप्स से कट किया जाता है, ठीक है ना। किसको? अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है ना। अच्छा, और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में क्वेश्चन क्या आता है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसमें कुछ भी ऑयल क्रीम वगैरह कुछ भी लगाना नहीं होता है। ये 1 वीक के अंदर, कितने वीक के अंदर? 1 वीक के अंदर खुद ही क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, शेड आउट हो जाती है। क्या हो जाती है? 1 वीक के अंदर। कितने वीक के अंदर? जब आप काट दोगे तो 1 वीक के अंदर खुद ही क्या हो जाती है? ये शेड आउट हो जाती है। आगे समझ में, ठीक है ना। अच्छा, और क्या होता है इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर? कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती हैं?
तो मुझे बताइए, तो दो क्या होती है, आर्टरी होती है, दो आर्टरी और एक क्या होती है, वेन होती है। दो आर्टरी और एक वेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 7 दिन में क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और ये इसकी कवरिंग जो होती है अम्लाइकल कॉर्ड की, ये किससे होती है, वाटसन जेली से। किससे कवरिंग होती है इसकी, इसकी जो कवरिंग होती है वो किससे होती है, वाटसन जेली से क्या होती है, इसकी कवरिंग होती है। किससे होती है, वाटसन जेली जो होती है उससे क्या होती है, अम्लाइकल कॉर्ड क्या होती है, कवर होती है। अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर कंटेंट क्या पाए जाते हैं, दो आर्टरी और एक वेन पाई जाती है। आगे समझ में, ठीक है ना। अम्लाइकल कॉर्ड की पहली क्लैंप कितने पर किया जाता है, 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर, और उसके बीच में से क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं। किससे कट किया जाता है, कोचर फोर्सेस से कट किया जाता है। आगे समझ में, ये सब क्वेश्चन किससे बनते हैं, अम्लाइकल कॉर्ड से। अब हम यहां से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। क्या क्वेश्चन है कि अम्लाइकल कॉर्ड जो है एंड द नर्सिंग ऑफिसर नाउ दैट द डिस्टेंस द फर्स्ट क्लैंप, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्लैंप कहां पर करा जाता है। तो फर्स्ट क्लैंप कहां पर कर रहे हैं हम, 2.5 सेंटीमीटर। कहां पर कर रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर पर कर रहे हैं। अब देखो, तो यहाँ पर 2.5 कहाँ लिखा है, ए के अंदर 2.5 सेंटीमीटर लिखा, किसके अंदर लिखा है, ए जो है यहाँ पर क्या लिखा है, 2.5 सेंटीमीटर लिखा है। यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर सेकंड क्लैंप किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पर सेकंड क्लैंप कहां पर करते हैं, 5 सेंटीमीटर पर करते हैं। आगे समझ में, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको सब समझा दिए और आपको आ भी जाने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब इन सब क्वेश्चन को लिखने जो मैंने आपको बताए हैं, सेकंड फर्स्ट क्लैंप कहां पर होता है, सेकंड कहां पर होता है, किससे किया जाता है, ठीक है ना, किससे कवरिंग होती है, कितने कंटेंट होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये क्लासेस जो है आपको ये YouTube पे मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी, अपने जो कोचिंग का चैनल है YouTube, वहां पर ये डाल दी जाएगी, वहां पर से आप ये सब देख सकते हो, ठीक है ना। जितनी बार देखो वहां पर देख करके क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, जाएगी नहीं कहीं भी क्लास, ठीक है, बस यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। और आप लेना चाहो तो फोटो इसके साथ में ले सकते हो, अगर आपको क्या करना, पर मैं कहता हूँ यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप इसको देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड हाई सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज चाइल्ड मे कॉज। ये क्वेश्चन दोबारा आया है, आप पहले कर चुके हैं। तो देखो, प्रोलॉन्ग्ड हाई सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, एक बेबी है और उस बेबी के अंदर कौन सा हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन किसको बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो किसी बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा होता है तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लिखा है, पहला लिखा है, मैं तीनों को समझा, चारों को समझा देता हूँ। पहला लिखा है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म किसको बोलते हैं, डिक्रीज सीक्रेशन। किसको बोलते हैं, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ जीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, अब देखो ड्वार्फिज्म किस होता है, जीएच हार्मोन का क्या होना, कम सीक्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें, जैसे ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन होना क्या कहलाता है, गिगेंटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, गिगेंटिज्म कहलाता है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन क्या होना, ज्यादा होना, किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम गिगेंटिज्म बोलते हैं। अगर अडल्ट के अंदर, देखो एक्रोमेगाली किसको बोला जाता है, तो अडल्ट के अंदर, किसके अंदर, अडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन जो है उसका सीक्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन अडल्ट के अंदर अगर ज्यादा है तो कौन सी कंडीशन कहलाती है, एक्रोमेगाली। जैसा कि आपने देखा होगा खली को, किसको देखा है, खली। खली कैसा है, ठीक है ना, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो खली के अंदर क्या है, एक्रोमेगाली है। क्या है खली के अंदर, एक्रोमेगाली। एक्सोथैलेमस किसको बोलते हैं, हाइपरथायरोडिज्म। किसको बोलते हैं, हाइपरथायरोडिज्म को। किसको बोलते हैं, हाइपरथायरोडिज्म को क्या बोला जाता है, एक्सोथैलेमस बोला जाता है। एक्सोथैलेमस का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होते हैं, और ज्यादा सीक्रेट होते हैं तो आपका बीएमआर जो है वो क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। और बीएमआर बढ़ेगा तो बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होगी, बढ़ेगी तो फैट जो भी है बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जब फैट डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ की मसल से, तो आंख बाहर की तरफ निकली हुई देखने को मिलती है, और बाहर की तरफ आंख जो देखने को मिलती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सोथैलेमस। क्या बोला जाता है उसको, एक्सोथैलेमस, जो कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, हाइपरथायरोडिज्म के अंदर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं सभी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन निकालते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन होता है किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, तो क्या कहलाता है वो, गिगेंटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, गिगेंटिज्म। एग्जामिनर पूछ रहा अगर अडल्ट के अंदर ज्यादा हो तो फिर क्या कहलाएगा वो, एक्रोमेगाली।
अगर हाइपरथायरॉयडिज्म ज्यादा हो तो क्या होता है, एक्सोथैलेमस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, बी जो है हमारा आंसर। क्या आंसर है हमारा, बी जो है हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। अब जितने भी क्वेश्चन लिखाए हैं सब आपको पते होने चाहिए। मेरा स्टूडेंट इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन यहाँ से पता नहीं है, रैशनल के साथ सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाइपोथर्मिया ऑल्सो नोन एज, हाइपोथर्मिया को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइपोथर्मिया का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, साइलेंट किलर। कौन होता है, साइलेंट किलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, साइलेंट किलर बोलते हैं। हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम क्या है, साइलेंट किलर बोलते हैं। अच्छा, बच्चों के अंदर हाइपोथर्मिया कब माना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चों के अंदर टेम्परेचर जो है वो कितने से कम पर हाइपोथर्मिया कहलाता है, कितना, हाँ कितना टेम्परेचर होना, लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर, लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथर्मिया। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दोगे, 97.6। कितना, लेस देन 97.6 फ़ारेनहाइट से अगर कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथर्मिया के अंदर बोलते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर। और अगर किस में पूछा जाए, डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और हाइपोथर्मिया कैसी है, एक साइलेंट किलर डिजीज है। कैसी डिजीज है, साइलेंट किलर डिजीज है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है, वो कौन सा आंसर रहने वाला, हमारा बी जो है हमारा आंसर रहने वाला है। आगे समझ में। और बच्चे को इसको हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, कंगारू मदर केयर देते हैं। क्या देते हैं हम, कंगारू मदर केयर देते हैं। और गर्म जो टॉवल होती है उसके अंदर बच्चे को लपेटते हैं। ठीक है ना, वो किससे लपेटते हैं, इसी से प्रिवेंट करते हैं, किससे, हाइपोथर्मिया से। क्योंकि हाइपोथर्मिया से बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ। क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है, उससे बचाना। ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पर, बी यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। समझ में आ गई, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। बताओ, ए बेबी कैन एबल टू अप स्टीयर एट द एज ऑफ, मैं पहले बता चुका हूं, ये आपके देखो ये बार बार क्वेश्चन आए इसलिए बार बार लिखे गए। ठीक है ना। अप स्टीयर, सीढ़ियों पर चढ़ना। किस पर चढ़ना भाई, सीढ़ियों पर। किस पर, सीढ़ियों पर। जो बच्चा है वो कब चढ़ने लग जाता है, 2 ईयर पर। कितने ईयर पर, 2 साल पर बच्चा जो है वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना लग जाता है। और उतरना कब लग जाता है, 3 साल पर। डाउन स्टीयर, डाउन का मतलब बोलते हैं उतरना। तो बच्चा जो है सीढ़ियों से उतरना कब लग जाता है, 3 ईयर पर। चढ़ने कब लग जाता है, 2 ईयर पर। देखो चढ़ना आसान है, तो चढ़ता है बच्चा। कोई पूछेगा बच्चा सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है, वो कौन सा डेवलपमेंट है उसका, तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। कौन सा डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ठीक है ना। और सीढ़ियों से उतरना, उतरना क्यों टाइम लगता है उतरने में, क्योंकि बच्चे का कौन सा डेवलपमेंट होता है, वो न्यूरोलॉजिकल। कौन सा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। कौन सा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उतरना। क्योंकि बच्चे का दिमाग काम नहीं करेगा ना तब तक बच्चा ऊपर से नीचे नहीं उतरेगा। क्योंकि अगर दिमाग ने काम नहीं करा तो बच्चा ऊपर से डायरेक्ट भी नीचे आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। जो बच्चा 2 मिनट लेगा उतरने में, वो डायरेक्ट 1 मिनट क्या आधी सेकंड में भी नीचे आ सकता है। आ सकता है नहीं आ सकता डायरेक्ट। इसलिए उतरने में टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो उतरता है कितना, 3 साल पर। यहाँ पर अप पूछा गया, अप मतलब ऊपर। तो ऊपर जाने कब लग जाता है, 2 साल पर। कितने साल पर, 2 साल पर बच्चा चढ़ने लग जाता है। और डाउन स्टेयर 3 साल पर बच्चा उतरना। आगे बात समझ में। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चल अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेशन लंबा रहने वाला है, तैयार रहिए, बस पढ़िए। ए बेबी कैन एबल टू प्रोड्यूस कूइंग साउंड इज दिस स्टेज। पहले भी पढ़ चुके हैं कि कूइंग साउंड, कूइंग साउंड मतलब छोटा बच्चा कू करता है ना, वो साउंड बच्चा कब निकालने लग जाता है, कब निकालने लग जाता है, तो 2 से 3 महीने पर। कितने महीने पर, 2 से 3 महीने पर बच्चे की ये साउंड आ जाती है। ठीक है ना। आगे समझ में। और देखो 2 महीने पर और क्या करता है बच्चा, तो सोशल स्माइलिंग देने लग जाता है। कौन सी स्माइलिंग, बच्चा सोशल स्माइलिंग जो है वो कब देने लग जाता है, 2 महीने पर बच्चा सोशल स्माइल देने लग जाता है। ठीक है ना। स्ट्रेंजर एंजाइटी, किसकी बात करें, स्ट्रेंजर एंजाइटी बच्चे को कब होती है, कब हो जाती है, 6 मंथ पर। कितने मंथ पर,
सेपरेशनल एंजाइटी, कौन सी एंजाइटी? सेपरेशनल एंजाइटी, कौन सी एंजाइटी? सेपरेशनल एंजाइटी बच्चे को कब हो जाती है? 6 मंथ पर। कितने मंथ पर? 6 मंथ पर। मतलब बच्चा डरने कब लग जाता है किसी दूसरे से? 6 मंथ पर। बच्चे को माँ से सेपरेशनल एंजाइटी किसको बोलते हैं कि बच्चे को उसकी माँ से अलग किया जाता है तो बच्चा क्या करने लगता है? रोने लगता है। तो वो कब डेवलप हो जाता है बच्चे में? 6 महीने का बच्चा ऐसे करने लग जाता है। कितने महीने का? 6 महीने का। आगे बात समझो, किसी दूसरे से डरता है वो कितने महीने पर? 6 महीने पर, ठीक है ना। और सोशल स्माइलिंग कब करने लग जाता है? 2 महीने पर। और बच्चा कूइंग साउंड कब देने लग जाता है? 2 महीने पर देने लग जाता है। कब देने पर लग जाता है? 2 महीने पर। तो हमारा आंसर रहने वाला है वो क्या है? बी यहाँ पर आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर? बी। आगे समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ए न्यूबॉर्न हैज ए स्मॉल व्हाइटिश पिनपॉइंट स्पॉट ओवर द नोज। एक छोटा बच्चा है, एक क्या है? छोटा बच्चा पैदा हुआ है और उसको, छोटा बच्चा है और स्मॉल है, क्या है? छोटी चीज है। व्हाइटिश पिन पॉइंट, कैसा? व्हाइट कलर का पॉइंट जो है वो कहां पर देखने को मिला है? बच्चे की नोज पर। भाई व्हाइट कलर का जो पॉइंट है वो कहाँ देखने को मिल रहा है? बच्चे की नोज पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आर कॉज्ड बाय रिटेन्ड सबीसियस सीक्रेशन, किसकी वजह से है ये? सबीसियस सीक्रेशन की वजह से। व्हेन डॉक्यूमेंटिंग दिस ऑब्जर्वेशन इन नर्स आइडेंटिफाइज देम। यहाँ पर यही पूछा गया है कि एक बच्चा पैदा हुआ है और बच्चे के पैदा होने के साथ ही व्हाइट पिन पॉइंट, व्हाइट कलर का पिन पॉइंट कहां पर देखने को मिल रहा है? उसकी नोज पर देखने को मिल रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? इतना ही पूछा है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, एक तो मैं बता देता हूं यहाँ पर। एक हम बात करते हैं मिलिया के बारे में। किसके बारे में? मिलिया। मिलिया का मतलब होता है व्हाइटिश पिन पॉइंट। क्या होता है? व्हाइटिश पिन पॉइंट। और कहां पर होना? पिन पॉइंट कहां पर होना? नोज पर होना। किस पर होना? नोज पर होना, ठीक है ना। चीक पर होना व्हाइटिश पिन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? हम मिलिया बोलते हैं। और आंसर भी हमारा यही रहेगा क्योंकि यही पूछा है कि नोज पर हुआ है। कहां पर हुआ है? नोज पर हुआ है, तो आंसर भी हमारा यही रहने वाला है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं लेने को किसको बोलते हैं? तो बच्चे की बॉडी पर फाइन हेयर होते हैं ना, छोटे छोटे बारीक बारीक हेयर होते हैं जो बच्चे के स्टूल में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। व्हाइट व्हाइट हेयर होते हैं, छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं बच्चे की बॉडी पर, उसको क्या बोलते हैं हम? लेने को। क्या बोलते हैं? तो फाइन हेयर किसको बोलते हैं हम? फाइन हेयर जो होते हैं बच्चे की बॉडी पर, उसको क्या बोलते हैं हम? लेनेगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेनेगो बोलते हैं, ठीक है ना। ये कुछ होता नहीं है। मंगोलियन स्पॉट किसको बोलते हैं? बच्चे की जो बैक पॉइंट होता है ना, वहां पर ब्लूइश कलर का क्या होता है? स्पॉट होते हैं। बच्चे के बैक पॉइंट पर यहाँ पर देखोगे तो ब्लूइश कलर का पॉइंट देखने को मिलेगा, कलर, उसको क्या बोलते हैं? मंगोलियन स्पॉट। ये कहां पर देखने को मिलता है आपको? बैक साइड, बच्चे की बैक साइड पर ब्लूइश कलर। कौन सा कलर? ब्लूइश कलर के कलर देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? मंगोलियन स्पॉट। क्या बोलते हैं उसको? मंगोलियन स्पॉट बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पर ए हमारा आंसर रहने वाला है। मिलिया पिन पॉइंट जो हमें व्हाइटिश कलर देखने को मिलता है नोज पर, उसको क्या बोलते हैं हम? मिलिया बोलते हैं। समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ लेते हैं। बताइए, मैक्सिमम अपगार स्कोर इज, मैक्सिमम अपगार स्कोर का नंबर कितना की दिया जाता है? कितना? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपगार स्कोर की। किसकी बात कर लेते हैं? अपगार स्कोर की बात करते हैं। तो अपगार स्कोर कब किया जाता है? तो बच्चे की बर्थ के एक तो किया जाता है 1 मिनट पर। कब किया जाता है? 1 मिनट पर। दूसरा कब किया जाता है? 5 मिनट पर। कब किया जाता है? 5 मिनट पर किया जाता है। इनमें से भी अगर पूछे कि बेस्ट कौन सा होता है, तो जो 5 मिनट पर किया जाता है वो क्या होता है? बेस्ट होता है। 5 मिनट पर जो किया जाता है वो क्या होता है? बेस्ट होता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर अपगार स्कोर के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? तो 5। कितने कंपोनेंट होते हैं? 5। एक तो क्या होता है? ए, एक तो क्या होता है? ए पी जी ए आर। कितने कंपोनेंट हो गए? 5, ठीक है ना। अपगार, ए का मतलब क्या होता है? अपेरियंस। ए का मतलब क्या होता है? अपेरियंस। और अपेरियंस किसका होता है? कलर। किसका? कलर। तो एक तो बच्चे का क्या देखते हैं हम? ए से कलर देखते हैं। क्या देखते हैं? कलर देखते हैं। दूसरा क्या होता है? बच्चे की पल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? पल्स। पी से क्या देखते हैं? बच्चे की पल्स देखते हैं। अच्छा, जी से क्या देखते हैं? ग्राइमेस। और ग्राइमेस का मतलब क्या होता है? ग्राइमेस का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सेस। क्या होता है? रिफ्लेक्सेस। क्या देखा जाता है? रिफ्लेक्सेस। बच्चे का क्या देखते हैं हम? रिफ्लेक्स देखते हैं। अच्छा, ए से क्या होता है? एक्टिविटी। क्या होता है? एक्टिविटी होता है। क्या होता है? एक्टिविटी होता है, ठीक है ना। हाँ,
एक्टिविटी होता है। और एक्टिविटी में क्या देखते हैं बच्चे का मसल्स टोन देखते हैं। क्या देखते हैं हम? मसल्स टोन देखते हैं। क्या देखते हैं एक्टिविटी में बच्चे की? मसल्स टोन को क्या है देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आर। आर का मतलब क्या होता है? रेस्पायरेशन। क्या होता है? रेस्पायरेशन। और इसमें देखा जाता है रेस्पायरेटरी एफर्ट। क्या देखा जाता है बच्चे का? रेस्पायरेटरी एफर्ट देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एफर्ट। बच्चा क्या एफर्ट कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये पांचों चीजें होती है किसके अंदर? अपगार के अंदर जो क्या है चेक की जाती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज्यादा मार्किंग होती है वो होती है 10 और कम मैक्सिमम मार्किंग किसकी बात करें हम? मैक्सिमम मार्किंग जो होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। और मिनिमम मार्किंग कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। आगे बात समझ में? 0 से लेकर के 10 क्या होती है इसकी मार्किंग होती है? मिनिमम 0 होती है, ज्यादा ज्यादा क्या होती है? 10 होती है। आगे समझ में? अब यहाँ पर ये मैक्सिमम मार्किंग अपगार स्कोर क्या होता है? तो जवाब क्या जाएगा? 10। जवाब क्या जाएगा? 10 जो है वो जवाब जाएगा। इंडिविजुअल मार्किंग दी जाती है तो मिनिमम दी जाती है 0 और ज्यादा ज्यादा क्या दी जाती है? 2। इंडिविजुअल एक एक उसके अंदर। ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारे अपगार स्कोर से क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 10। मैक्सिमम मार्किंग 10 और मिनिमम 0। ठीक है, ठीक है। और किसने दिया थे? वर्जीनिया अपगार ने। अपगार स्कोर को किसने दिया था? वर्जीनिया अपगार ने दिया था। किसने दिया था? वर्जीनिया अपगार ने जो है इसको दिया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है? वर्जीनिया अपगार। क्या नाम है? वर्जीनिया अपगार नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें, एक होता है जीसीएस। क्या होता है? ये तो अपगार स्कोर हो गया। एक आप नाम सुनोगे जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस ये देखो, जीसीएस किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर। किसके अंदर? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर कौन सा किया जाता है? जीसीएस। जीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। क्या होता है? ग्लासगो कौन सा होता है? ग्लासगो कोमा स्केल। कौन सा होता है? ग्लासगो कोमा स्केल होता है जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है? 15। मैक्सिमम कितनी होती है इसके अंदर? 15 होती है। और मिनिमम कितनी होती है इसके अंदर? 3। मिनिमम कितनी होती है? 3 और मैक्सिमम कितनी होती है? 15। अब ये सब चीजें क्या करनी है आपको? याद रखनी है। आगे समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। ठीक है ना। यही तो खास बात है टीएनसी की। चलो नेक्स्ट। इससे बेस्ट क्वेश्चन सेशन कहाँ मिलेगा आपको? चलो। ऑल आर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग फोटोथेरेपी एक्सेप्ट। फोटोथेरेपी के दौरान नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लें कौन सी है, तो उसके बाद हमें खुद ही निकल के आ जाए कौन सी नहीं है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है जब हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? फोटोथेरेपी। आप जानते हो ना फोटोथेरेपी, बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं तो क्या क्या नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हम फोटोथेरेपी दे रहे हैं? तो क्या क्या होती है? एक तो क्या करना है? बच्चे की आई को क्या करना है? कवर करना है। बच्चे की आई को क्या करना है? कवर करना है। क्यों कवर करना है? क्योंकि रेटिना क्या हो जाएगी? बच्चे की डैमेज हो जाएगी। ठीक है ना। तो रेटिनल डैमेज से बचाने के लिए क्या करना है? बच्चे की आई को कवर करना है। दूसरा क्या करना रहता है हमें? बच्चे की पोजीशन क्या करनी है? चेंज करनी है। बच्चे की पोजीशन क्या करनी है? चेंज करनी है बार बार हर 2 घंटे के अंदर। क्यों चेंज करनी है? क्योंकि हर जगह पर क्या है? फोटोथेरेपी लग सके। ठीक है ना। बच्चे के जेनाइटल एरिया है, कौन सा एरिया है? जेनाइटल एरिया है बच्चे का, उसको क्या करना है? कवर करना है। देखो 2 ही चीजों को कवर किया जाता है फोटोथेरेपी में, बच्चे के जेनाइटल एरिया को और आईज को क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, बच्चे का टेम्परेचर जो है वो क्या करना है? हमें चेक करना है। और टेम्परेचर क्या करते रहना है? चेक करते रहना है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग हमें करानी है। क्या करानी है? ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। कब? हर 2 आवर्स के अंदर। कब करानी है? हर 2 आवर्स के अंदर बच्चे को क्या करानी है? ब्रेस्ट फीडिंग हमें करानी है। ये क्राइटेरिया है किसका? फोटोथेरेपी का। और बता देता हूं फोटोथेरेपी के बारे में। फोटोथेरेपी के अंदर जो लाइट यूज की जाती है, क्या यूज की जाती है? लाइट यूज की जाती है। वो कौन से कलर की यूज की जाती है? ब्लू कलर की। कौन से कलर की? ब्लू कलर की लाइट यूज की जाती है। कौन से कलर की लाइट? ब्लू कलर की लाइट जो है वो क्या है? यूज की जाती है। लाइट को बच्चे से कितने डिस्टेंस पर रखा जाता है? 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। कितने पर? 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लाइट को बच्चे से दूर रखा जाता है। आगे समझ में? और उस लाइट का फिर फोकस क्या है? बच्चे पर आता है। आगे समझ में? ये सब चीजें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ब्लू लाइट का पूछा गया, कितनी दूरी पर रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई और जेनाइटिलिया को कवर करते नहीं करते, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये ब्रेस्ट फीडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हम आंसर निकालें तो कौन सा फोटोथेरेपी के अंदर नहीं आता है? तो बच्चे की आई को कवर करते हैं, करते हैं। ठीक है ना। दूसरा है चेंज पोजीशन, करते हैं।
बच्चे का टेम्परेचर चेक करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, लेकिन हर 2 घंटे में कराते हैं। कितने में कराते हैं? देखो 2 घंटे में कराते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 4 घंटे। तो ये क्या है? गलत है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। और यहाँ पर यही पूछा है कि कौन सी चीज नहीं करते हैं। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेप्ट का मतलब एक नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ये नहीं है। हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराई जाती है, 4 घंटे में नहीं कराई जाती है। तो यही क्या है? हमारा आंसर। समझ में आ गया? ये हमारी फोटोथेरेपी थी, ठीक है ना? आगे समझ में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर दी स्टेज ऑफ साइकोसोशियल थेरेपी एक्सेप्ट साइकोसेक्सुअल थेरेपी एक्सेप्ट। अब देखो साइकोसेक्सुअल थेरेपी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि साइकोसेक्सुअल थेरेपी जो है वो किसने दी है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसने दी है। तो किसने दी है? ये सिगमंड फ्रॉइड ने। किसने दी है? ये सिगमंड फ्रॉइड नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये दी है साइकोसेक्सुअल थेरेपी। उसके अंदर कितनी स्टेज होती है? 5। पहली होती है, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, ओ आप लौट गए। क्या देखना? ओ आप लौट की और गए, ठीक है ना? उससे क्या हो गया? ओरल। सबसे पहले बच्चा खाना पीना सीखता है, ठीक है ना? ओरल। दूसरा कौन सा होता है? एनआर स्टेज। क्या होता है? टॉयलेट ट्रेनिंग करता है। उसके बाद क्या करता है? टॉयलेट ट्रेनिंग। उसके बाद कौन सी आती है? फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में क्या होता है? बच्चा, मैंने बताया था ना, फेलिक स्टेज के अंदर 2 चीज हमें देखने को मिलती हैं। फेलिक स्टेज के अंदर कौन कौन सी? एक तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये आपको याद रखना है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और दूसरा कौन सा होता है? सीमा। दूसरा कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? अरे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तो वो होता है कि बच्चा जो है वो मदर की तरफ क्या होता है? कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और दूसरा कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर क्या होता है? एक मदर जो, एक लड़की जो है वो अपने पापा की तरफ क्या होती है? कनेक्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और ये कौन सी स्टेज देखने को मिलते हैं हमें? फेलिक स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर? फेलिक। देखो पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना? नेक्स्ट कौन सी होती है? एल से कौन सी होती है? लेटेंसी। कौन सी होती है? लेटेंसी स्कूल एज होती है। इसके अंदर क्या होता है? गैंग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? गैंग बनाते हैं कि तू मेरी गैंग में, मैं तेरी गैंग में, ये मेरी गैंग है। बच्चे कहाँ बनाते हैं? स्कूल में। और वो स्टेज कौन सी होती है? लेटेंसी। कौन सी स्टेज होती है? लेटेंसी स्टेज होती है, ठीक है ना? उसके बाद लास्ट कौन सी होती है? जेनाइटल। क्या होती है? जेनाइटल, ठीक है ना? और लास्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है? जेनाइटल होती है। बच्चा अपने आप को क्या करता है? पहचानता है। तो ये जो स्टेज है किसके अंदर पाई जाती है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर, जो किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है तो इसके अंदर कौन सी होती है? ओरल, एनाल, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। अब कौन सी नहीं है? एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि कौन सी इस स्टेज में से नहीं है। तो एनाल है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। देखो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को ही क्या बोला जाता है? फेलिक स्टेज। कौन सी स्टेज बोला जाता है? फेलिक स्टेज बोला जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये किसमें बनता है? फेलिक स्टेज में बनता है ना? तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। फेलिक को जेनाइटल स्टेज होती है, लेकिन ईगो इंटेग्रिटी नहीं होती है। ईगो इंटेग्रिटी इट इज ए पार्ट ऑफ साइकोसोशियल थ्योरी। किसका पार्ट है ये? किसका पार्ट है ये? साइको सोशियल थ्योरी का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? साइको सोशियल थ्योरी का पार्ट है, जो किसने दी है? एरिक्सन ने। किसने दी है? ये एरिक्सन ने दी है। किसने दी है? एरिक्सन ने दी है। साइको सोशियल थ्योरी किसने दी है? एरिक्सन ने दी है। और ये किसका पार्ट है? ईगो इंटेग्रिटी। बच्चा के अंदर ईगो आता है, ये अडल्ट एज के अंदर लास्ट स्टेज होती है साइको सोशियल के अंदर। साइको सोशियल के अंदर कितनी स्टेज होती है? 8। आगे समझ में, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? डी। कौन सा आंसर है? डी जो है हमारा आंसर इसके अंदर रहने वाला। समझ में आ गए, ठीक है ना? आपको समझ में अभी नहीं आया, यूट्यूब पे देखना, बार बार समझना, हर क्वेश्चन को समझना कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना? हाँ, ऐसे नहीं है कि क्लास चली जाएगी, यूट्यूब पर चली जाएगी, वहां पर देख लेना सब चीजों को, ठीक है ना? लेकिन सब क्वेश्चन याद होने चाहिए। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाना मेरा काम है। कल रजिस्टर लेकर के आना। मैं किसी से ये ना सुनूं कि सर मैंने लिख तो लिया लेकिन रजिस्टर घर पर रहेगा, है ना? वो रजिस्टर लेकर के, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एनाल स्टेज। देखो एनाल स्टेज ऑफ साइकोसोशियल थ्योरी अभी पढ़ा है ना हमने। एनाल स्टेज साइकोसेक्सुअल थ्योरी में होती है एनाल स्टेज। इसमें पूछा गया है कंपोनेंट
कंपेयर विद दी स्टेज ऑफ साइकोसोशियल थ्योरी। देखो साइकोसोशियल, इसके बारे में बताता हूँ। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। और एक थ्योरी और दी गई है साइकोसोशियल, ये किसने दी है? एरिक्सन ने। तो एरिक्सन ने भी उसी की तर्ज पर ये थ्योरी दी गई थी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है कि एनाल स्टेज जो होती है ना साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर, तो साइकोसोशियल थ्योरी में एनाल स्टेज की जगह कौन सी स्टेज आती है? तो हम कंप्रोमाइज करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली साइकोसेक्सुअल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेक्सुअल में पहली स्टेज कौन सी आती है? ओरल। कौन सी आती है? ओरल। अच्छा, साइकोसोशियल में कौन सी आती है? ट्रस्ट। कौन सी आती है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। कौन सी आती है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। तो ये दोनों मिल गई साथ में, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं साइकोसेक्सुअल में दूसरी कौन सी आती है? एनाल स्टेज। कौन सी आती है? एनाल स्टेज आती है, ठीक है ना। और साइकोसोशियल में कौन सी आती है? ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। कौन सी आती है? ऑटोनॉमी वर्सेज सेम, या क्या बोलते हैं हम? डाउट, ठीक है ना। तो देखो एनाल स्टेज के साथ कौन सी आ रही है? ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। कौन सी आती है? ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। इनका मतलब समझ रहे हो आप क्या है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। साइकोसोशियल थ्योरी के अंदर पहला कौन सा है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है बच्चे का क्या करना? ट्रस्ट करना। बच्चा किस पर ट्रस्ट करता है? अपनी माँ पर। अगर मदर अपने बच्चे को, देखो इस ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट को बोला जाता है मदर। किससे रिलेटेड होती है? ये मदर से रिलेटेड होती है। मतलब अगर मदर अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराएगी तो बच्चा क्या करेगा? उस पर मदर पर ट्रस्ट करेगा, ठीक है ना। अगर अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कराएगी तो बच्चा फीड कर पाएगा क्या? नहीं करेगा। तो बच्चा क्या करने लग जाएगा? मदर पर शक करने लग जाएगा, मिसट्रस्ट करने लग जाएगा। दूसरा होता है ऑटोनॉमी वर्सेज शेम। बच्चा ये जो होता है ना, टॉडलर के अंदर देखो ये पेरेंटल होता है। कौन सा होता है? पेरेंटल, ठीक है ना। इसमें बच्चे को थोड़ा छोड़ा जाता है खेलने के लिए, तो बच्चा खेलेगा, ऑटोनॉमी रहता है, खेलने लगेगा। अगर आपने बच्चे को खुला नहीं छोड़ा खेलने के लिए तो यहाँ हो जाता है बच्चा शेम होने लगता है, या फिर बच्चा क्या करने लगता है? डाउट करने लगता है। इधर उधर जाने में डर लगता है, उसको डाउट करता है कहीं ऐसे ना हो माँ पीटे, ये करे वो करे। आगे समझ में? तो ऑटोनॉमी वर्सेज शेम। तो देखो यहाँ पर एनाल जो है उसके रिलेटेड में कौन सी आती है? ऑटोनॉमी वर्सेज शेम। और यही पूछा है कि एनाल स्टेज के साथ कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ऑटोनॉमी वर्सेज शेम। कौन सी होती है? ऑटोनॉमी वर्सेज शेम। आगे बात समझ में? ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। चल अब ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेटेंसी स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज। मैंने अभी आपको बताया था साइकोसेक्सुअल के अंदर चौथी जो स्टेज होती है कौन सी होती है? लेटेंसी। कौन सी होती है? लेटेंसी। अभी बताया था। सबसे पहले ओरल, दूसरी कौन सी है? एनाल, तीसरी कौन सी है? फेलिक, और चौथी जो है वो कौन सी है? लेटेंसी। अब याद रखना लेटेंसी कौन सी होती है? स्कूल स्टेज। कौन सी होती है? स्कूल। और इसके अंदर क्या बनता है? गैंग का फॉर्मेशन। क्या होता है? लेटेंसी में क्या होता है? गैंग फॉर्मेशन करते हैं बच्चे, करते नहीं करते? अब देखो मैंने पहले बता दिया था, तो ये पूछा लेटेंट स्टेज में साइकोसेक्सुअल कौन सा डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर? तो बच्चा क्या करता है? गैंग फॉर्मेशन बनाता है। क्या बनाता है? गैंग फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ओडिपस कॉम्प्लेक्स कौन सी में बनता है? तो आपको पता होना चाहिए फेलिक के अंदर। किसके अंदर? फेलिक के अंदर बनता है। अब तो सब याद हो जाने चाहिए आपको, ठीक है ना। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी किसमें बनेगा? इसी में बनेगा, फेलिक के अंदर, ठीक है ना। गैंग का फॉर्मेशन लेटेंसी, किसके अंदर? लेटेंसी, ठीक है ना। ये कुछ होता ही नहीं। आगे बात समझ में? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? सी आंसर रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आप कहीं पर भी नहीं रुकोगे, ठीक है ना। हाँ, और इससे अच्छा क्वेश्चन से कहीं देख लेना, मिल जाए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? YouTube पे इतना अच्छा आपको कोई नहीं कराएगा, ठीक है ना। हाँ, YouTube पे व्हाट आर दी 5 कंडीशन इवेलुएट बाय दी अपगार स्कोर। 5 कौन सी कंडीशन है जो अपगार स्कोर के अंदर देखी जाती है? अभी मैंने आपको बता दिया था ना, APGAR। ए से अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? कलर। देखो देख लेते हैं हम। देखो APGAR, ये 5 चीज होती है अपगार स्कोर के अंदर, और यही पूछा है कि 5 कंडीशन कौन सी होती है, यही पूछा है ना। तो देखो ए का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस, और अपीयरेंस का मतलब होता है कलर। अब देखो कलर किसमें है? इसमें है कलर, ये सही है। इसमें कलर है क्या? नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कलर नहीं है इसके अंदर, गलत हो गया ना। इसमें कलर है क्या? इसमें है, चल रहा है। इसमें तो इसमें भी कलर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 तो निकल गए, कलर से ही निकल गए 2 तो। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? कलर, है ना। अब इसमें कलर है क्या? तो ये निकल गया। इसमें कलर है क्या? नहीं है, ये निकल गया। तो 2 तो वैसे ही गलत हो गए क्वेश्चन। अब बचे कौन से हैं? 2 इनमें देखने हैं। तो कलर इसमें भी है और कलर इसमें भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? पल्स। तो पल्स देखो इसके अंदर क्या है? पल्स। पल्स रेट को क्या बोला जाता है? हार्ट रेट बोला जाता है। तो इसके अंदर भी है, तो ये आगे चलेगा। इसके अंदर है क्या? हार्ट रेट। इसके अंदर भी है, तो ये भी आगे चलेगा,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ग्राइमेस। ग्राइमेस किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस को, मसल्स टोन को किसको बोला जाता है? मसल्स टोन। तो यहाँ पर मसल टोन है, हाँ है। इसके अंदर मसल टोन है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर तो हमारा यही आ जाए, क्योंकि इसके अंदर मसल टोन नहीं है, इसके अंदर मसल टोन है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है देखो, एक्टिविटी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? ग्राइमेस के अंदर क्या आता है? रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस इसके अंदर है, और इसके अंदर भी क्या है? रिफ्लेक्सेस है। लेकिन एक्टिविटी के अंदर मसल स्टोन इसके अंदर है, और इसके अंदर मसल स्टोन नहीं है। तो यही आंसर जाएगा। लास्ट में क्या बता? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर है, तो पूरे जो है वो किसके अंदर है? ए के अंदर है। इसके अंदर एक एब्सेंट है, वो कौन सा है? मूवमेंट नहीं होता है, कौन सा होता है? मसल्स टोन होता है, ये गलत है। इसलिए आंसर क्या जाएगा हमारा? ये सही आंसर जाएगा। कौन सा आंसर सही जाएगा हमारा? ये। समझ में आ गया है ना। तो इस तरीके से क्या करना है हमें? क्वेश्चन करना है। ये अफगार स्कोर का है। कलर देखा जाता है, हार्ट रेट देखी जाती है, रिफ्लेक्स देखा जाता है, मसल टोन देखा जाता है, और रेस्पिरेशन देखा जाता है। 5 ही कंपोनेंट जो है अफगार स्कोर के अंदर देखे जाते हैं। कब चेक किया जाता है? 1 मिनट पर और 5 मिनट पर बेस्ट होता है। 5 मिनट पर मैक्सिमम मार्किंग 10 दी जाती है, मिनिमम मार्किंग 0 दी जाती है, ठीक है ना। अगर बच्चा जो है जिसकी मार्किंग 8 से 10 आती है, कितनी आती, जिसके नंबर कितने आते हैं? 8 से 10, वो क्या है? नॉर्मल है। क्या है वो? नॉर्मल है। और जिसके कितना आते हैं? 4 से 7 के बीच में कितना आता है? हमने अफगार स्कोर चेक किया और बच्चे का नंबर कितना आया? 4 से 7 नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? बच्चे को ऑक्सीजन लगानी है। क्या लगानी है हमें? ऑक्सीजन लगानी है, ठीक है। और बच्चे का 0 से कितना आता है? 3। तो बच्चे को क्या करना है? हमें रिसक्सिटेट करना है, CPR देना है। आगे समझ में, ये कंडीशन होती है अफगार स्कोर की। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय मीकोनियम? मीकोनियम किसको बोला जाता है? तो सबको पता है, बच्चा जो फर्स्ट स्टूल पास करता है उसको क्या बोलते हैं हम? मीकोनियम। तो फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न, बच्चा जो फर्स्ट स्टूल पास करता है उसको क्या बोलते हैं हम? मीकोनियम बोलते हैं। कब बोलते हैं? मीकोनियम। और याद रखना 90% जो बच्चे हैं, कितने? 90% बच्चे जो हैं वो विथिन 24 फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या कर देते हैं? स्टूल पास आउट कर देते हैं। आगे समझ में, ठीक है ना। तो बच्चा जो फर्स्ट स्टूल पास करता है उसको क्या बोलते हैं हम? मीकोनियम बोलते हैं। आंसर क्या जाएगा? ए। क्या आंसर जाएगा हमारा? ए। इसके अंदर हमारा आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नॉर्मल सक्शन प्रेशर mm ऑफ Hg फॉर सक्शनिंग टू ए प्री टर्म न्यूबॉर्न? प्री टर्म बेबी है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्री टर्म किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं प्री टर्म? जो बच्चा पैदा हुआ है कितने वीक से पहले? 37 वीक से पहले क्या हुआ है? पैदा हुआ है। कितने वीक से पहले? उसको क्या बोलते हैं? प्री टर्म। अब प्री टर्म बेबी है, उसके अंदर हम क्या करा रहे हैं? सक्शन करा रहे हैं। तो सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए? आगे समझ में, तो देख लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, एक होता है, अब देख लीजिए, एक होता है प्री टर्म, एक कौन सा होता है? प्री टर्म। और एक कौन सा होता है? टर्म होता है। एक होता है चाइल्ड, और फिर एक क्या होता है? अडल्ट, ठीक है ना। प्री टर्म में प्रेशर जो होना चाहिए प्री टर्म के अंदर वो होना चाहिए 40 से 60। कितना होना चाहिए? 40 से 60। और टर्म के अंदर कितना होना चाहिए? 60 से 80। चिल्ड्रन के अंदर कितना होना चाहिए? 80 से 100। और अडल्ट के अंदर कितना होना चाहिए? 100 से 120। ये प्रेशर होना चाहिए। आगे समझ में, ठीक है ना। अब देखो 40 से 60 किसके अंदर होना चाहिए? ये प्री टर्म के अंदर। किसके अंदर? प्री टर्म के अंदर। ये किसके अंदर होना चाहिए? टर्म के अंदर। ये किसके अंदर होना चाहिए? चाइल्ड के अंदर। किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। और 110 से 120 कितना लिखे हम? 120। ये किसके अंदर होना चाहिए? अडल्ट के अंदर, ठीक है ना। ये सक्शन प्रेशर रहता है। आगे समझ में, सक्शन प्रेशर की एक खास बात ये भी है कि जब भी आप सक्शन करोगे तो पहले किस में करोगे आप? माउथ में, नोज में? तो पहले किस में करोगे आप? माउथ में करोगे। और देन किस में करोगे आप? नोज के अंदर। किसके अंदर? पहले माउथ में करना है सक्शन, फिर किस में करना है? नोज में। क्योंकि अगर पहले नोज में कर दिया तो माउथ में जो सीक्रेशन है वो कहां चले जाएंगे? बच्चे के लंग्स में, और बच्चा क्या कर जाएगा? एस्पिरेट कर जाएगा। तो पहले कहां करना है? माउथ में, फिर किस में करना है? नोज में करना है। आगे बात समझ में। और प्रेशर ये है, अब यहाँ पर पूछा है नॉर्मल सक्शन प्रेशर किसके अंदर? प्री टर्म के अंदर। और प्री टर्म के अंदर कितना रहता है? 40 से 60। 40 से 60। और एक चीज और याद रखनी है इसके अंदर, कभी भी सक्शन जब हम करते हैं ना, वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है। कितने से ज्यादा? इसका जो टाइम रहता है वो क्या है? 10 सेकंड ओनली। कितना? नॉट मोर देन 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा कभी भी सक्शन नहीं करना है। अगर आपने 10 सेकंड से ज्यादा किया तो क्या करोगे?
प्रेशर इतना रहेगा, खून निकाल दोगे, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो, बच्चे को हाइपोक्सिया हो जाएगा। और जब भी एक खास बात और याद रखनी वो करनी है, जब भी आपको सक्शन करना है 100% पहले क्या देनी है, ऑक्सीजन देनी है। पहले क्या देनी है, 100% ऑक्सीजन देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको सक्शन करना है। और कभी भी एक बार में 10 सेकंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना है। आगे समझ में। और ये क्या है, प्रेशर रखना होता है। समझ में आ गई। क्वेश्चन आगे बढ़े, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डे टाइम टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीटेड। ये आपको पता है, पहले ही बता देता हूं। बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करें, स्टार्ट कब से होती है, कब से होती है, 18 वीक से, 18 मंथ से। कब से स्टार्ट होती है, 18 मंथ से बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। 24 मंथ, किसकी बात करें हम, 24 मंथ पर डे ट्रेनिंग जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाती है, 36 मंथ, कब की बात करें, 36 मंथ पर ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। और नाइट ट्रेनिंग पूछे वो भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर किसका पूछा है, डे टाइम का पूछा है। तो डे टाइम कब कंप्लीट हो जाती है, 24 मंथ पर। कितना महीने पर, 24 मंथ पर। 36 पर तो क्या हो जाती है, नाइट टाइम। कौन सी हो जाती है, नाइट टाइम। या फिर टोटल ट्रेनिंग भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है 36 मंथ पर। आगे बात समझ में। चाहे 36 मंथ पूछे या 3 साल पूछे, ये कितना होता है, 2 ईयर। क्या है ये, 2 ईयर होता है, ठीक है ना। अब देखो किसका पूछा, डे का पूछा, तो आंसर क्या जाएगा, सी जो है हमारा आंसर जाएगा, क्या जाएगा, सी हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। चलो अब बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को जल्दी। डिटेक्शन ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस ड्यूरिंग इन विच वीक ऑफ गेस्टेशन। एक प्रेग्नेंट मदर है, देखो यहाँ पर लिखा है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज जब भी लिखा जाए मतलब प्रेगनेंसी में, किसमें, एक फीमेल प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस को कब चेक किया जाता है, तो कब चेक करते हैं, 22 से 24 वीक, 24 से 28 वीक, 28 से 32 वीक, 20 से 24 वीक। बताइए तो बेस्ट जो टाइम होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो वो होता है 24 से 28 वीक। कौन से वीक पर चेक किया जाता है, 24 से 28 वीक पर क्या है, चेक किया जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। किसके अंदर, प्रेग्नेंट मदर के अंदर। कौन से वीक पर, 24 से 28 वीक, ठीक है ना। महीना पूछे तो कौन सा महीना हो गया यहाँ पर, 6 से 7 महीने पर। कब करते हैं, 6 से 7 महीने पर करते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में। देखो अगर डायबिटीज है तो बच्चा कैसा होगा, मैक्रोसोमिया। कैसा होगा, बच्चा मोटा होता है। बच्चा मोटा कब पैदा होता है, जब मदर के क्या होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है ना। मदर को मीठा मीठा बच्चे को खिला रही है, तो मीठा खाने से क्या होता है, मोटे होते हैं, तो बच्चा भी क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो मोटा बच्चा पैदा होता है डायबिटीज वाली मदर के अंदर। आगे समझ में, ठीक है ना। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूबॉर्न बेबी का क्वेश्चन पूछा है। एक न्यूबॉर्न बेबी है, क्या है, न्यूबॉर्न बेबी है। और न्यूबॉर्न बेबी कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं हम, एड्रीनालिन। कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, एड्रीनालिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। कितना लगाया जाता है, तो 1:10,000। कितना लगाया जाता है, 1:10,000। न्यूबॉर्न के अंदर कितना लगाया जाता है, 1:10,000 लगाया जाता है। आंसर क्या जाएगा, ए हमारा आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, ए जो है वो हमारा आंसर इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ ओसिफिकेशन, ये पहले भी बता चुका हूं। नंबर ऑफ ओसिफिकेशन सेंटर एट द टाइम ऑफ बर्थ। बच्चा जब पैदा होता है तो ओसिफिकेशन सेंटर कितने होते हैं, ओसिफिकेशन सेंटर वो होते हैं जो बोन की क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इसके अंदर 8 बर्थ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 8 बर्थ की अगर हम बात करें, कितने होते हैं, 5। और जैसे ही 6 मंथ का बेबी होता है, कितने का होता है, 6 मंथ का, तो कितने हो जाते हैं, 7। और अडल्ट के अंदर आपको ओसिफिकेशन सेंटर देखने को मिलेंगे 20। कितने देखने को मिलते हैं, 20। आगे बात सुनिए, ओसिफिकेशन सेंटर कितने देखने, 8 बर्थ कितने देखने को मिलते हैं, 5। जैसे 6 महीने का होता है, कितना हो जाते हैं, 7। और अडल्ट जो होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 20 होते हैं। और यहाँ पर कब का पूछा है, बर्थ का पूछा है, तो आंसर क्या जाएगा, 5, ठीक है ना। क्या आंसर जाएगा, 5 जो है वो हमारा आंसर रहने वाला, ठीक है ना। 6 महीने पर 7 हो जाते हैं और अडल्ट पर 20 हो जाते हैं, ठीक है ना। और बर्थ का पूछा है तो बर्थ पे कितने होते हैं, 5 ओसिफिकेशन सेंटर जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे जाने देते, खत्म तो नहीं होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्लीन फैक्टर सिंड्रोम, क्लीन फैक्टर सिंड्रोम, क्लीन फैक्टर सिंड्रोम।
हाँ बताइए, क्लीन फैक्टर सिंड्रोम। क्लीन फैक्टर सिंड्रोम किसको बोलते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में। कि क्रोमोसोम, तो नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। कितने होते हैं? नॉर्मल कितने होते हैं? 46। ठीक है ना। अब एक चीज देखना, कभी एक होता है मिसिंग क्रोमोसोम। कौन सा होता है? मिसिंग। मिसिंग में क्या होता है? एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 46 का कितना रह जाए? 45। उसको क्या बोलते हैं हम? मिसिंग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको? मिसिंग। और इसको नाम क्या दिया जाता है? टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम दिया जाता है इसको? टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? जो मिसिंग क्रोमोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना। अब देखो 46 है, ये तो क्या होते हैं? नॉर्मल कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या 47, एक क्या हो जाता है? ज्यादा। एक क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और कौन सा क्रोमोसोम बढ़ जाता है? एक्स क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? एक्स। देखो नॉर्मल 46 होते हैं, लेकिन कितने हो गए किसी के? 47। 46 के कितने हो जाते हैं? 47। मतलब एक क्रोमोसोम एक्स बढ़ जाता है। और एक्स क्रोमोसोम किसका होता है? फीमेल का। तो एक मेल के अंदर नॉर्मल से ज्यादा एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल का ज्यादा आ जाए, तो एक नॉर्मल मेल आदमी भी कैसा दिखने को मिलता है? बहुत सारी चीजें फीमेल की जैसी। तो मेल का कैसे दिखना? फीमेल की तरह दिखने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लीन फैक्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? क्लीन फैक्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? क्लीन फैक्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? ठीक है ना। मेल जो है कुछ क्राइटेरिया मेल के अंदर कैसे दिखने लगते हैं? फीमेल की तरह। जैसे मेल की ब्रेस्ट का कैसे फीमेल की ब्रेस्ट की तरह दिखना। ठीक है ना। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लीन फैक्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एक होता है 21। क्या होता है? 21। उसको क्या बोलते हैं हम? डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना। एक होता है 18। 18 को क्या बोलते हैं हम? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है ना। और एक कौन सा होता है? 13। 13 को क्या बोलते हैं? पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा बोलते हैं? पटाऊ सिंड्रोम। ये सब क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। 21 को क्या बोलते हैं हम? डाउन सिंड्रोम। 18 को क्या बोलते हैं हम? एडवर्ड सिंड्रोम। 13 को क्या बोलते हैं हम? पटाऊ सिंड्रोम। 47 को क्या बोलते हैं हम? क्लीन फैक्टर सिंड्रोम। अच्छा 45 क्या बोलते हैं हम? टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। आगे बात समझ में? और यहाँ पर क्या पूछा है? क्लीन फैक्टर सिंड्रोम किसको बोला जाता है? तो किसको बोलते हैं हम? 47 को। किसको बोलते हैं? 47 को। आगे समझ में? आंसर क्या रहेगा हमारा? डी यहाँ पर आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? डी जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला। आगे समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। चलो बताओ। मोर और रिफ्लेक्स इज नॉर्मली अप टू। देखो पढ़ चुके हैं, मोर और रिफ्लेक्स के बारे में बता चुका हूँ। मोर और रिफ्लेक्स को दूसरा एक किस नाम से जाना जाता है? सी शेप्ड रिफ्लेक्स। किस नाम से जाना जाता है? सी शेप्ड रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस रिफ्लेक्स के नाम से? सी शेप्ड रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मोरो रिफ्लेक्स को। और कब डिसअपीयर हो जाता है ये? 3 से 4 मंथ पर। कब डिसअपीयर हो जाता है? 3 से 4 मंथ पर क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ए आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? ए जो है वो हमारा आंसर जाएगा। बच्चे की उंगली जो है वो कैसे हो जाती है? सी शेप्ड। कैसे हो जाती है? सी शेप्ड की उंगली देखने को मिलती है। ठीक है ना। एक होता है बबिन्स्की रिफ्लेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? बबिन्स्की रिफ्लेक्स। कौन सा होता है? बबिन्स्की रिफ्लेक्स। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? डोर्सीफ्लेक्शन। क्या देखने को मिलता है? डोर्सीफ्लेक्शन। भाई बच्चे का क्या है? जैसा कि ये मैंने बच्चे का क्या बना दिया? पैर। क्या बना दिया? बच्चे का पैर बनाया है। ठीक है ना। अब देखो बबिन्स्की रिफ्लेक्स क्या होता है? बच्चे के पैर पर आप यहाँ से इस तरीके से आप पेन ले जाओगे तो बच्चे के जो टो है ना ये दूर जाएंगे और फैल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम क्या? बबिन्स्की रिफ्लेक्स। और ये कब डिसअपीयर हो जाता है? 1 ईयर पर। कब हो जाता है? 1 ईयर पर। अभी अपने में कराए पर इसको इस तरीके से पैर पे, तो अपनी उंगली अंदर की तरफ होती है, डोर्सी नहीं होती है ना, अंदर की तरफ होती है। लेकिन बच्चों के अंदर क्या होती है? ये डोर्सी रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, दूर जाती है। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? बबिन्स्की रिफ्लेक्स। लेकिन यहाँ पर मोर रिफ्लेक्स पूछा गया, आंसर क्या जाएगा हमारा? ए यहाँ पर आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? ए जो है यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टीयर स्टार्ट टू अपीयर ऑफ विच एज। बच्चे के जो आंसू कब से स्टार्ट हो जाते हैं आना? तो 2 महीने से। कितने महीने से? 2 मंथ। कब से आने लग जाते हैं? 2 मंथ से। 8 मंथ बच्चे के आंसू नहीं आते हैं। क्यों? कि बच्चे की जो टीयर ग्लैंड है वो क्या है? एक्टिव नहीं होती है, इनएक्टिव रहती है। तो 8 मंथ बच्चे के आंसू नहीं आते हैं। आप उसको मान लगो कि आंसू ला कहां से लाएगा? उसकी जो टीयर ग्लैंड है वो क्या है? अपीयर ही नहीं हुई है। 2 महीने पर अपीयर होती है। ठीक। रोता तो है लेकिन आंसू नहीं आते। कब आने लगते हैं? 2 महीने से। कब आने लगते हैं? 2 महीने से आने लगते हैं। ठीक है ना। हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट, ये पता है हमें 18 मंथ से, कब होता है 18 मंथ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े, पढ़ लिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईयूजीआर, आईयूजीआर की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, क्या है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रा का देखो समझो, आईयूजीआर समझो, आई का मतलब होता है अंदर, आई का मतलब क्या हो गया अंदर, यू का मतलब हो गया यूट्रस, यूट्रस के अंदर बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं हुई है। आईयूजीआर किसको बोलते हैं, माँ के पेट के अंदर जो यूट्रस है वहां पर बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं होना, उसका क्या कारण है, मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल सब्सटेंस यूज, मैटरनल इलनेस, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। अब्रेप्सियो प्लेसेंटा तो किसको बोलते हैं हम, 28 वीक के बाद बगैर किसी उसके पेलनेस के क्या हो जाना, बिल्डिंग स्टार्ट हो जाना, क्या कहलाता है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा कहलाता है। इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो जाएगा आंसर हो जाएगा मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज, क्या है, मैटरनल सब्सटेंस यूज। मदर ऐसी ड्रग ले रही है जो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, दारू पी रही है, ये सब चीजें कर रही है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आईयूजीआर जैसी प्रॉब्लम बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी, बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। मदर स्मोकिंग कर रही है, मदर दारू पी रही है, ऐसी सब्सटेंस यूज कर रही है जो प्रेगनेंसी में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रिटार्डेशन देखने को मिलता है। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, बी जो है वो हमारा आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या है क्वेश्चन, एनी यूनिट वेट लेस देन 500 ग्राम 8 वर्ष, कोई बच्चा है, बच्चे का वेट क्या है 500 ग्राम से कम है, उसको क्या बोल देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं समझाता हूँ, आपको समझ जाइए, आपका लोअर तो हो गया, मेरा भी समझ लीजिए, ठीक है। बच्चे का वेट नॉर्मल, अगर बच्चे का वेट कितना 2.5 केजी से अगर कम है, कितने से कम है, 2.5 केजी से बच्चे का अगर वेट कम है, उसको क्या बोलते हैं हम, लो बर्थ वेट, क्या बोलते हैं उसको, LBW, क्या बोलते हैं उसको। अगर बच्चे का वेट कितना है 2.5 केजी से क्या है, कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट में, क्या बोलेंगे उसको, लो बर्थ वेट। कब बोलेंगे, जब 2.5 केजी से बच्चे का वेट कम है, ठीक है ना। अगर बच्चे का वेट 500 ग्राम 1500 ग्राम से कम है, 1500 ग्राम मतलब 1.5 केजी से कम है, 1500 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1.5 केजी से अगर बच्चे का कम है, उसको क्या बोलते हैं हम, वेरी, क्या बोलते हैं उसको, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, क्या बोल, BLW, क्या बोलेंगे उसको, BLW। बच्चे का अगर 1500 ग्राम से कम वेट है, उसको क्या बोलते हैं, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। अगर बच्चे का वेट कितने से कम है, अगर 1000 ग्राम से कम है, क्या है, 1 केजी से बच्चे का वेट क्या है, अगर कम है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीमली, क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, क्या बोलेंगे उसको, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे, जिसका कितने से कम है, 1000 ग्राम से अगर बच्चे का वेट क्या है, कम है। तो अब देखिए कितना पूछा है, 1500 ग्राम से कम को क्या बोला जाता है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, क्या बोलेंगे उसको, वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे लो बर्थ तो 2.5 कितना है, 2500 ग्राम से अगर कम है, कितने से कम है, 2500 ग्राम से कम है, उसको क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है ना। 1500 से कम है, उसको क्या बोलेंगे हम, वेरी लो बर्थ। एक्सट्रीमली कितने को बोलेंगे, 1000 से कम है। ये तीनों ही तो लिखे हैं यहाँ पर, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करना है आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा हमारा, बी आंसर। जब 1500 पूछा है तो बी है हमारा आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल और कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी एक्सेप्ट, फोटोथेरेपी का कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो फोटोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन कौन से होते हैं, पहला हो गया हाइपरथर्मिया, पहला क्या हो गया, बेबी सिंड्रोम, क्या देखने में, बच्चा काला पड़ जाता है ना, ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है फोटोथेरेपी की वजह से। तो पहला कॉम्प्लिकेशन ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, हाइपरथर्मिया, क्या देखने को मिलेगा, अरे बच्चे को ज्यादा हीट पड़ रही है तो हाइपरथर्मिया होगा ना, ठीक है ना। तो हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। ये सब चीजें किसकी वजह से देखने को मिलेंगी, फोटोथेरेपी की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा ना कि टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया देखने को नहीं मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ता है ना कि कम नहीं होता है, क्या होता है, बढ़ता है। तीनों चीजें तो देखने को मिलती हैं। ब्रॉन्ज बेबी का मतलब होता है बच्चे को ज्यादा वो मिलती है जिसकी वजह से ब्रॉन्ज कलर का बेबी हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, हाइपरथर्मिया होता है। लेकिन हाइपोथर्मिया, जो हाइपरथर्मिया हो रहा है तो हाइपोथर्मिया देखने को नहीं मिलेगा। तो टेम्परेचर कम नहीं होता, टेम्परेचर ज्यादा होता है। और यहाँ पर ये पूछा है कॉम्प्लिकेशन होते हैं एक्सेप्ट एक नहीं होता है, कौन सा नहीं होता, हाइपोथर्मिया नहीं होता। आगे समझ में, एक्सेप्ट का क्वेश्चन अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो बताओ। ए टोडलर हु हैज ए सोलर बाथरूम क्लीनर एन इमरजेंसी टू दी नर्सिंग ऑफिसर। एक बच्चा है, बच्चे ने क्या कर लिया है, टॉयलेट क्लीनर जो है उसको क्या कर लिया, पी लिया। तो अब क्या करना है बच्चे का, गैस्ट्रिक लवाज। ला का मतलब होता है लाना, कहाँ से लाना, पेट से लाना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, वॉश स्टोमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बच्चे का जो स्टोमक उसको क्या करना है, वॉश, है ना, वॉश स्टोमक। बच्चे के स्टोमक को वॉश को ही क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लवाज, बाहर निकालना है, ठीक है ना। सीपीआर वीपीआर से क्या मतलब है, यहाँ पर बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या, नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर क्या रहने वाला है, डी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर रहने वाला है, डी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, ठीक है ना। हाँ नहीं, अगर रुक गई हो तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल आर ऑफ द फ्यूचर ऑफ प्यूबर्टी इन फीचर ऑफ गर्ल्स एक्सेप्ट। फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी के साइन होते हैं, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के साइन होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। तो प्यूबर्टी के बारे में आपको पहले कितने होते हैं, कौन सा है आंसर। अब देखो प्यूबर्टी के साइन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल, क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी सेक्सुअल। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहले कौन सा होता है, थिलार्की। कौन सा होता है, थिलार्की। दूसरा कौन सा होता है, एड्रीनार्की। कौन सा होता है, एड्रीनार्की। देखो यहीं पर देख लेते हैं, थिलार्की होता है, एड्रीनार्की होता है, उसके बाद कौन सा होता है, प्यूबार्की। कौन सा होता है, प्यूबार्की होता है। फिर होता है ग्रोथ, ग्रोथ स्प्रेड होता है। उसके बाद कौन सा होता है, मीनार्की। तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। प्यूबर्टी के साइन कितने होते हैं, 5। थिलार्की, एड्रीनार्की, प्यूबार्की, ग्रोथ स्प्रेड और मीनार्की, 5 होते हैं, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। अब इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलप होते हैं फीमेल के, उनको कौन कराता है, कौन सा हार्मोन कराता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कराता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अब एस्ट्रोजन हार्मोन कराता है, ठीक है ना। तो ये डेवलप होते हैं सबसे पहले। थिलार्की किसको बोलते हैं, ब्रेस्ट का बढ़ना, किसका बढ़ना, ब्रेस्ट का बढ़ना। एड्रीनार्की एक्सिलरी हेयर का आना, प्यूबार्की प्यूबिक हेयर का आना, ग्रोथ का बढ़ना। और लास्ट में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसका आना, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर लिखा है प्यूबर्टी के कौन सा साइन नहीं, मीनार्की है, एड्रीनार्की है, प्यूबार्की है। अब प्रीकोसिस प्यूबर्टी नहीं है। प्रीकोसिस प्यूबर्टी क्या बोलते हैं, टाइम से पहले मेंसेस का आ जाना, टाइम से पहले किसका आ जाना, मीनार्की का आ जाना, किसका आ जाना, मीनार्की का आ जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम से पहले आ जाना, क्या कहलाता है, प्रीकोसिस प्यूबर्टी। एक होता है प्रीकोसिस प्यूबर्टी, एक होता है डिले प्यूबर्टी। क्या होता है, डिले प्यूबर्टी। 13 साल हो गई फीमेल को और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई भी इसका सेकेंडरी सेक्सुअल अभी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप ही नहीं हुए हैं, वो तो क्या कहलाता है, डिले प्यूबर्टी। एक होता है 10 साल से पहले ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, मीनार्की आ गई है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीकोसिस प्यूबर्टी। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, ये आंसर जाएगा, ये इन साइनों के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन। दी बर्थ वेट ऑफ बेबी बिकम 4 टाइम ऑफ दी बर्थ वेट। 4 गुना बच्चे का जो वेट है वो कब हो जाता है, कब हो जाता है, बच्चे का वेट डबल कब हो जाता है, 6 मंथ पर। कितने मंथ पर, बच्चे का वेट डबल कब हो जाता है, 6 मंथ पर। ट्रिपल कब हो जाता है, 1 ईयर पर। कितने ईयर पर, 1 ईयर पर। 4 गुना कब हो जाता है, 2 ईयर पर। कब हो जाता है, 2 ईयर पर। अच्छा 2 ईयर पर कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ। तो यहाँ पर क्या जाएगा आंसर हमारा, 24 मंथ आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा हमारा, 24 मंथ यहाँ पर हमारा आंसर जाने वाला है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन ये रहेगा। आप भी इसका आंसर देना क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी, ठीक है ना। इसका आंसर आपको देना है कहाँ पर, कमेंट सेक्शन के अंदर। कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर आपको देना है। और ये जो क्लास है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ आज की क्लास क्या करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।